U111 हिंदी। फिर से मछली पकड़ने के जाल और संरचना के साथ। मैं बस एक पल के लिए लापरवाह था और जाल में फंस गया। किनारे पर खींच लिया गया, फिर जंगल में खींच लिया गया और उन कई बदबूदार बच्चों से घिर गया। ऐसा नहीं है कि मैं लापरवाह था, बल्कि उनकी कार्रवाई बहुत ही सावधानीपूर्ण थी। नदी पार करते हुए ड्रैगन ने कहा, मुझे लगता है उनके पीछे कोई है जो छाया में छिपा है, गुप्त रूप से योजना बना रहा है, भयावह और नीच है, चालाक चालों में अनुभवी है। बस, मिस्टर जिन ने तिरस्कार से कहा, तुमने गलती कर दी है, मान लो। बहाने मत बनाओ, दुनिया में तुम्हारा ये पहला दिन नहीं है। मिस्टर जिन का चेहरा काला पड़ गया, तुमने सचमुच सब कुछ बिगाड़ दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर तुम्हारी व्याख्या सुनेंगे? मुंह हुआ रुक गया। मास्टर्स मास्टर्स क्यों होते हैं? और सिर्फ एक नहीं, बल्कि मास्टर्स। ये श्रीमान जिन, क्या ये असली गुरु नहीं है? मास्टर्स शब्द सुनकर क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन सचमुच पीला पड़ गया और उसकी आंखें भय से भर गईं। यह मेरी लापरवाही का दोष है। एक क्षण के लिए मैं उन छोटे बदमाशों की चाल में फंस गया, जिससे मास्टर्स की योजना लगभग बर्बाद हो गई। मैं बहुत मूर्ख हूँ, नदी पार करते हुए ड्रैगन ने गंभीर घबराहट के साथ कहा। मिस्टर जिन ने तब संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन एक क्षण बाद उन्होंने फिर से भौहें चढ़ाईं। उन संप्रदाय के बदमाशों ने तुम्हें कैसे ढूंढ लिया? नदी पार करते हुए ड्रैगन के चेहरे पर कड़वाहट थी। मुझे नहीं पता। वह श्वेत तरंग कौशल का अभ्यास करते थे और आमतौर पर पानी में स्वतंत्र रूप से घूमते थे तथा अनियंत्रित शक्ति के साथ हवा और लहरों को हिलाते थे। आज अप्रत्याशित रूप से कहीं से भी उसका पीछा किया गया, वह घात में फंस गया और उसे बलपूर्वक नदी से किनारे तक खींच लिया गया। नदी पार करते हुए ड्रैगन ने घटना को ध्यान से याद किया। उसके दिल में एक डूबती हुई भावना महसूस हुई, क्या ये हो सकता है? किसी की नज़र मुझ पर है। श्री जिन भी नाखुश दिखे, लेकिन एक पल सोचने के बाद उन्होंने फिर भी अपना सिर हिला दिया। ऐसा संभव नहीं लगता। अगर किसी की नज़र सचमुच आप पर है, तो वह आपको पकड़ने के लिए कुछ बदमाश नहीं भेजेगा। यह अधिक संभावना है कि उन्होंने कुछ योग्यता अंक अर्जित करने के लिए एक संप्रदाय के पुरस्कारों को लिया। लेकिन आपको पकड़ने में सक्षम होने के लिए इन बदमाशों के पास कुछ क्षमता है। मिस्टर जिन ने उपहास किया, फिर क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को उदासीनता से देखा, डांटते हुए। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। मैंने तुम्हें सावधानी से काम लेने को कहा था। ये तो बस एक हत्या थी, फिर भी तुम लापरवाह थे और ऐसे निशान छोड़ गए जिनसे ताओवादी अदालत को तुम्हारी संलिप्तता का पता चल गया। वरना वे संप्रदाय के बच्चे आप तक कैसे पहुंच सकते थे? नदी पार करने वाले ड्रैगन के पास कोई चारा नहीं था। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मैं तो बस उनकी नाव में छेद करना चाहता था, उन लोगों को पानी में घसीटना चाहता था और जल राक्षसों से उन्हें खा जाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से लिन के पास एक जल विकर्षक मोती था और जल राक्षस उसे मार नहीं सके। मेरे पास उसका गला फाड़ने के लिए 3 जियाहुक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और पीछे सबूत छोड़ गया जिसे ताओवादी न्यायालय ने खोज लिया। मुंह हुआ की अभिव्यक्ति बदल गई। उपनाम लिन। क्या उन 6 लोगों में से मृत परिवार का युवा स्वामी भी था जिसका उपनाम लिन था? मुंह हुआ ने चुपचाप यह उपनाम नोट कर लिया और श्री जिन की बातें सुनता रहा। हाल ही में स्थिति तनावपूर्ण रही है। मैं तुम्हें बाद में ताओवादी जेल भेज दूंगा। तुम वहां मर जाओगे। ताओवादी अदालत अपनी तरफ से मामला बंद कर देगी, तुम्हारा दस्तावेज सील कर देगी और जब मामला शांत हो जाएगा तो तुम अपना रूप और नाम बदलकर गुरु के लिए काम करते रहोगे। नदी पार करते हुए ड्रैगन ने कहा, धन्यवाद श्रीमान जिन, ये तो बस। श्री जिन ने गहरी आवाज में कहा, बोलो। नदी पार करते हुए ड्रैगन ने चिंतित भाव से अपनी आवाज धीमी कर ली। हाल ही में स्थिति इतनी प्रतिकूल क्यों हो गई है? वे भाई जिन्होंने खून की कस्में खाई थीं, एक एक करके या तो पकड़े गए, मारे गए या शोकग्रस्त कुत्तों की तरह बिखर गए, अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए। जो लोग अभी भी सांस ले रहे हैं और दुनिया में घुल मिल सकते हैं, उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। यहाँ तक कि आदरणीय स्वर्णिम कौर से बस एक कदम दूर, भयानक शक्तियों के साथ, वह भी। नदी पार करते हुए ड्रैगन की आंखों में भय दिखाई दिया और वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। श्री जिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उनकी आंखें तेजी से चमक उठीं। श्रीमान तू का अनुमान है कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। इतने वर्षों से कभी कोई दुर्घटना या लीक नहीं हुई, लेकिन सिर्फ एक वर्ष में प्रतिज्ञा करने वालों की संख्या आधे से भी अधिक घट गई है।
ये सब लापरवाही, सुराग पीछे छोड़ देने, ताओवादी न्यायालय द्वारा निशाना बनाए जाने के कारण हुआ, जिसने फिर मिशन जारी किए और संप्रदाय के शिष्यों ने मेरिट अंकों के बदले में कार्य किए। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि इस प्रक्रिया में पुरस्कार जारी करने वाले लोग ताओवादी दरबार से हैं और पुरस्कार लेने वाले लोग साधारण संप्रदाय के अनुयायी हैं, जिन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सतह पर कोई स्पष्ट खामियां नहीं है। श्री जिन का स्वर थोड़ा ठंडा था। इसलिए मेरा अनुमान है, कोई अदृश्य विशाल काला हाथ गुप्त रूप से ये सब नियंत्रित कर रहा होगा। श्री जिन ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की। पेड़ में छिपा मुंह हुआ अपने कोमल छोटे हाथों को देखने से खुद को रोक नहीं सका और भ्रम में उसकी पलकें झपकने लगीं। नदी पार करते हुए ड्रैगन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आवाज भारी हो गई थी। उसने पूछा, क्या हम ये पता नहीं लगा सकते कि पर्दे के पीछे ये कठपुतली मास्टर कौन है? श्री जिन की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। श्री, तूने नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में मेरे पास पहले से ही एक उम्मीदवार है। मुंह हुआ उत्सुक थी और अपने कान खड़े करने से खुद को नहीं रोक सकी। श्री जिन ने गहरी आवाज में कहा, यह व्यक्ति बहुत संभव है। दाव कोर्ट कैनन। श्री जिन एक क्षण के लिए रुके, उनकी निगाहें तेज थीं। उद्धरण चिन्ह ... गू चंग हुई। मुंह हुआ दंग रह गया। श्री जिन ने आगे कहा, गू परिवार पीढ़ियों से ताओवादी दरबार में कठोर और पुराने तौर तरीकों के साथ पद पर आसीन रहा है, जो हमारे प्रकार के लोग नहीं हैं। ये गू चांग हुआ गू परिवार के प्रत्यक्ष वंश से है, स्वर्ण मूल साधना वाला, एकांत प्रिय स्वभाव वाला, उसका मूड अप्रत्याशित है और उसके विचार गूढ़ हैं। उनकी साधना तकनीक उच्च गुणवत्ता की है, उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उसके पास निश्चित तकनीकें भी हैं। कहा जाता है कि द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा के भीतर गोल्डन कोर के नीचे अजेय माने जाने वाले अग्नि देवता भी इसी गू चांगहुआई के हाथों मारे गए थे। श्री जिन की आंखों में घृणा और सावधानी का मिश्रण था। ये गू चांगहुआई भले ही वह पर्दे के पीछे का कठपुतली संचालक न हो, पर पर्दे के पीछे वाले व्यक्ति के हाथों में निश्चित रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोहरा होगा। यह आदमी निस्संदेह हमारा प्राणघातक शत्रु है। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने भी गंभीरता से सिर हिलाकर सहमति जताई। मुंह हुआ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। श्री जिन ने क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन की ओर देखा और उदासीनता से बोले, मेरे शब्दों को याद रखें, इन समयों में अत्यंत सावधानी से काम करें। समय बदल गया है, अब हम कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हम पर ही आंच आ सकती है। युवा दिग्गज इसमें शामिल हो सकते हैं और पूरी तस्वीर बिगड़ सकती है। यहां तक कि मौत भी आसानी से नहीं आएगी। नदी पार करते हुए ड्रैगन ने अपने होंठ भींच लिए और कांपते हुए सिर हिलाया। फिर भी आश्वस्त न होते हुए श्री जिन ने एक और सलाह दी, और अपनी जीभ पर भी कड़ा नियंत्रण रखो। चाहे कोई भी पूछे, तुम्हें कुछ नहीं कहना। अगर वे तुम पर जोर डालें तो तुम सीधे। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। डायबिटीज से बचाव के लिए ये पीता हूं, 60 की उम्र में स्वस्थ हूं। श्री जिन ने अपनी उंगलियां एक साथ लाईं और उन्हें अपने गले के पार ले गए, जिससे क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को संकेत मिला। नदी पार करते हुए ड्रैगन का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। श्री जिन ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, शारीरिक मृत्यु का अर्थ सच्ची मृत्यु नहीं है। आपने कुछ चीजें देखी हैं, आपको समझना चाहिए। नदी पार करते हुए ड्रैगन घबराया हुआ और चुप रहा। श्री जिन ने संतोष से सिर हिलाया, याद रखो मैंने क्या कहा था। जंगल के बाहरी इलाके में हलचल मच गई, मानो कोई आ रहा हो। श्री जिन ने अपनी उंगलियों से 2 तलवार ख्यूई को उड़ाया, जिससे 2 ध्वनि अलगाव संरचना झंडे टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर एक पैर से क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को जमीन पर गिरा दिया। नदी पार करते हुए ड्रैगन बेहोशी का नाटक करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्य, जिन्हें उस क्षेत्र की खोज के लिए भेजा गया था, आदरपूर्वक ये कहते हुए वापस लौटे, युवा मास्टर, उस राक्षस के साथियों का कोई निशान नहीं है। श्री जिन के चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी, लेकिन एक क्षण बाद उन्होंने आह भरते हुए कहा, अच्छा, इसे पकड़ना ही काफी है। इस क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को ताओवादी दरबार तक पहुंचाने के लिए 2 लोगों को ढूंढो और इनाम सब में बराबर बांट दिया जाएगा। सेवक गोल्ड संप्रदाय के सभी शिष्यों ने खुशी प्रकट की और झुककर कहा, धन्यवाद युवा मास्टर। मिस्टर जिन ने हल्के से सिर हिलाया। आखिरकार उन्होंने क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को आखिरी बार तिरस्कार से देखा और फिर अहंकार से चले गए। अन्य शिष्य उसके पीछे चले गए, केवल 2 को छोड़कर, जो बेहोश क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को ताओवादी न्यायालय तक ले गए।
कुछ ही देर में छोटे से जंगल में रहने वाले सभी लोग चले गए और आसपास का वातावरण शांत हो गया। महुआ, जो छिपा हुआ था, अंततः बड़े पेड़ से नीचे कूद गया और किसी का ध्यान नहीं गया। वह चेंगमो और अन्य लोगों से मिलने के लिए सीधे नॉक की ओर जाने का इरादा रखता था, लेकिन छोटे जंगल से निकलने के कुछ ही देर बाद वह चेंगमो और उसके दल से टकरा गया। चेंगमो और उसका समूह झाड़ियों में घात लगाए बैठा था। उनकी नजरें छोटे से जंगल पर टिकी थी, मानो वे उसका इंतजार कर रहे हों। महुआ ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की और खुद को प्रकट किया। चेंगमो के दल के 4 सदस्य चौंक गए और एक के बाद एक पूछा, महुआ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, महुआ ने कहा। सभी ने राहत की सांस ली। फिर चेंगमो ने पूछा, क्या अब हम संप्रदाय में वापस जा रहे हैं? उसके चेहरे पर कुछ निराशा थी। सीटू जियान और बाकी लोगों के चेहरे पर भी वैसी ही उदासी थी। बंधक बना लिया गया था और प्रति व्यक्ति मूल 120 मेरिट अंक खो गए थे। लेकिन महुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, जल्दी नहीं है, हम यहां तक यूं ही नहीं आ सकते। सभी लोग चौंक गए और महुआ की ओर देखने लगे। महुआ ने आत्मविश्वास से कहा, एक सज्जन बदला लेना चाहता है, उसे अगले दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारा हक छीनने की हिम्मत की, अब चलो उनका हक छीन लें। वापस ले लो। गठबंधन नेतृत्व के लिए बॉस कुंडलुआन येवेयान का धन्यवाद। ये 100 या उससे ज्यादा मेरिट पॉइंट्स भी कोई छोटी रकम नहीं है। मेरे लिए तो ये ठीक है क्योंकि मेरे पास इसकी भरपाई के लिए फॉर्मेशन है, लेकिन चेंगमो और बाकियों ने एक बेकार यात्रा की है। अनेक संप्रदाय शिष्यों और कुछ कार्यों के साथ योग्यता अंक बहुमूल्य हैं। चेंगमो और अन्य लोगों के पास अनुभव की कमी है और उनके लिए ये 100 या इतने मेरिट अंक अर्जित करना आसान नहीं है। उनके कनिष्ठ भाई के रूप में मैं अपने कनिष्ठ भाइयों को नुकसान नहीं होने दे सकता। इसके अलावा हमने आखिरकार क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को पकड़ ही लिया, लेकिन सेवक गोल्ड सैक्ट ने उसे छीन लिया, जिन्होंने अपनी ताकत का दम भरकर हमें धमकाया। अगर यह बात बाहर आ गई तो ताइक्सू गेट की प्रतिष्ठा को जरूर ठेस पहुंचेगी और लोग सोचेंगे कि ताइक्सू गेट सेवक गोल्ड सैक्ट से डरता है। व्यक्तिगत गौरव और अपमान गौण है, संप्रदाय का चेहरा बड़ी चिंता का विषय है। संप्रदाय के हित में हमें जो कुछ खोया है उसे अवश्य वापस लेना चाहिए। महुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। चेंगमो और अन्य लोग पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उनकी आंखें चमक उठी, पिछली निराशा दूर हो गई और उनका उत्साह बढ़ गया। लेकिन इस पर विचार करने के बाद भी उन्हें कुछ असहजता महसूस हुई। महुआ, हम उन्हें हरा नहीं सकते, है ना? हाँ, दूसरी तरफ 7 या 8 लोग हैं, सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिडिल स्टेज पर हैं। चिंता मत करो, महुआ ने कहा। मैंने अभी चुपके से देखा है, वे 2 समूहों में बंट गए हैं। एक उस गोल्डन स्ट्रॉबैक का पीछा करते हुए भाग गया, जबकि दूसरा समूह सिर्फ 2 लोगों के साथ क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को ताओवादी दरबार की ओर ले जा रहा है। चेंगमो और अन्य लोगों ने खुशी जाहिर की। महुआ ने सोचा, 2 लोग फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में हैं, लेकिन उनकी साधना उतनी गहरी नहीं है, उसी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कमजोर है। उनके चेहरे से, जो बहुत ही गर्म स्वभाव के हैं, लगता है कि वे अपनी शक्ति से दूसरों को धमकाने के आदी हैं। उनके पास शायद ज्यादा युद्ध का अनुभव नहीं है, इसलिए उन्हें संभालना आसान होना चाहिए। इसके बाद महुआ ने योजना के बारे में फुसफुसाया। मैं आगे चुपके से जाऊंगा और उन्हें पकड़ने के लिए एक संरचना स्थापित करूंगा, फिर हम सब एक साथ हमला करेंगे। बहुत निर्दयी मत बनो, हम किसी को मारकर संप्रदाय या अपने लिए परेशानी पैदा नहीं कर सकते। आखिरकार हम सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं। ये तो बस जैसे को तैसा वाली बात है। वे हमारा छीनते हैं, हम भी छीन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ कोई बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वे बर्बाद हो जाएं। तो अपने वार पर लगाम लगाओ, उन्हें आधा मार डालो, महुआ ने सौम्य चेहरे से कहा। चेंगमो और अन्य। महुआ की बात खत्म होने के बाद वह जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसने चेंगमो और अन्य लोगों से कहा, अपने चेहरे को ढकने के लिए कुछ काला कपड़ा ले आओ। चेंगमो हैरान था, अपने चेहरे ढके उनसे छिपने के लिए। सीटू जियान भी हैरान था, चेहरे ढके होने के बावजूद वे निश्चित रूप से अनुमान लगा लेंगे कि यह हमने ही किया है ना? आखिर अभी तो दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, अब लोगों को छीनने की बात चल रही है। सेवक गोल्ड संप्रदाय के बहुत कम लोग मूर्खों को छोड़कर ये संदेह कर सकते थे कि यह वे ही थे। महुआ ने गंभीरता से कहा, ये शिष्टाचार का मामला है, इज्जत बचाने का एक आवश्यक इशारा है। हम अपने चेहरे ढक लेते हैं, कम से कम उन्हें सम्मान तो दिखाते हैं।
यदि हम अपना चेहरा नहीं ढकते हैं और खुलेआम छीनते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उन्हें ध्यान देने योग्य नहीं समझते हैं, और यह असभ्यता है। इसके अलावा मैं यह उनके लाभ के लिए भी कर रहा हूं। इसके बारे में सोचें। फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण के दो शिष्यों को यह पता है कि फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में एक समूह द्वारा उन्हें खुलेआम लूटा गया था, उनके दिल में कितना दुख हो रहा होगा। मो हुआ ने आह भरी, दूसरों के प्रति विचारशीलता प्रदर्शित करते हुए। हाओ जुवान को अचानक एक विचार आया और उसने सिर हिलाकर कहा, जूनियर भाई, आपका दिल बहुत अच्छा है। चेंग मो और अन्य लोग बोल नहीं पा रहे थे। क्या हाओ जुवान अच्छे दिल वाले शब्द को गलत समझ रहा है? खैर, योजना तय हो गई और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। सेवक गोल्ड संप्रदाय के श्री जिन और अन्य लोग वास्तव में दो समूहों में विभाजित हो गए थे। उनमें से दो लोग जंगल के किनारे एक छोटे से रास्ते से पास के ताओइस्ट कोर्ट की ओर क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को ले जा रहे थे, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मो हुआ ने जल्दी से इन दोनों को पकड़ लिया, फिर चेंग मो और अन्य लोगों को देखा। उन्होंने समझकर सिर हिलाया। इसके बाद मो हुआ ने अकेले ही इन दो गंभीर स्वर्ण संप्रदाय के शिष्यों से आगे निकलने के लिए लघु पंचतत्व चुपके कौशल का उपयोग किया और सड़क पर एकली की दूरी पर द्वितीय श्रेणी पृथ्वी अग्नि संरचना स्थापित की। उसने बहुत अधिक मारक शक्ति वाला कोई गठन स्थापित नहीं किया, ताकि वह इन दो सेवक गोल्ड सेक्ट शिष्यों की जान न ले ले, जिससे उसके और चेंगमो के समूह के लिए कर्म और परेशानी पैदा हो। गंभीर स्वर्ण संप्रदाय के शिष्य हालांकि बुरे हैं, लेकिन संभवतः इतने दुष्ट नहीं हैं कि उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। एक साधारण फॉर्मेशन मास्टर के रूप में अपनी स्थिति को याद करते हुए मोहुआ ने व्यवस्थित रूप से एरे प्लेट को दफनाना, जाल बिछाना और पटरियों को ढकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद, जैसी कि उम्मीद थी, दो सेवक गोल्ड सेक्ट शिष्य क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को ले जाते हुए दूर से आए। मो हुआ एक तरफ छिप गया और कदमों की आहट सुनने लगा। उसी समय दोनों की बड़बड़ाती हुई आवाजें सुनाई दी। हम हमेशा कठिन कामों में फंस जाते हैं। धत्तेरी की। बस इस बात से संतुष्ट रहें कि आपको गंदा काम करने का आदेश नहीं दिया गया है, यही काफी है। सत्य, मुझे आश्चर्य है कि हम भी कब नाव पर सवार होंगे। दूसरे व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में धीमे स्वर में कहा, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? किस परिवार से हैं? क्या हम जैसे लोगों को उस नाव के बारे में सपने भी देखने चाहिए? अरे, ये तो बहुत उत्तेजक है। जल्दबाजी मत करो। पता है, मुझे बस जलन हो रही है। धिक्कार है, ऐसी चीज जिंदगी में एक बार भी खा लो तो बिना पछतावे के मरना पड़ेगा। सपने देखना बंद करो। अल्पविराम। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। नाव पर? कौन सी नाव? वह कुछ देर तक सोचता रहा और अचानक मछली पालक द्वारा कहे गए 3 शब्द उसके दिमाग में उभर आए, रूजब बोट। ये रूजब बोट किस लिए है और मिस्टर जिन के साथ इसका क्या संबंध है? या यूं कहें कि इन सेवक गोल्ड सेक्ट शिष्यों के साथ। मो हुआ की आंखों में चिंतन प्रकट हुआ। इस समय क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के साथ चल रहे 2 शिष्य पहले ही उस जाल तक पहुंच चुके थे जो मो हुआ ने बिछाया था। अब तक आसमान में अंधेरा छा गया था। दोनों अपनी बातचीत में व्यस्त थे और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ठोस दिखने वाली सड़क पर पहले से ही एक संरचना बनी हुई थी। जैसे ही सेवक गोल्ड संप्रदाय के 2 शिष्य आगे बढ़े, अचानक उनका पैर किसी चीज पर पड़ गया। जमीन लाल हो गई और विस्फोट होते ही एक धमाका हुआ। अचानक आग की लपटें उठीं, जिसने 2 लोगों और क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को अपनी चपेट में ले लिया, जिन्हें ले जाया जा रहा था। मो हुआ को याद आया कि क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने मिस्टर जिन द्वारा दी गई एक गोली खा ली थी और उसकी चोटें कुछ हद तक ठीक हो गई थी, जिससे एक छिपा हुआ खतरा पैदा हो गया था। इस प्रकार फॉर्मेशन ने उसे भी अपने साथ उड़ा दिया। संरचना के विस्फोट के बाद चेंगमो और कुछ अन्य लोग जो दूर से घात लगाए बैठे थे ने तुरंत अपनी गतिशीलता तकनीकों को सक्रिय कर दिया और दौड़ पड़े। अपने चेहरे काले कपड़े से ढके हुए उन्होंने बंदूकों, डंडों, तलवारों और कुल्हाड़ियों से एक साथ सेवक गोल्ड सेक्ट और क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के 2 शिष्यों पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह पीटा। मो हुआ ने उचित रूप से कुछ मंत्रों का पूरक बनाया। लगभग 1/4 घंटे में तीनों को काबू कर लिया गया। सेवक गोल्ड संप्रदाय के 2 शिष्यों के चेहरे चोटिल और सूजे हुए थे तथा वे दहशत से भरे हुए थे। नदी पार करते हुए ड्रैगन ने ताज़ा खून थूका, उसे यह और भी अविश्वसनीय लगा। उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ। उन्हें बस इतना पता था कि जब वे आगे बढ़ रहे थे तो अचानक सेना में विस्फोट हो गया और फिर अचानक उन्हें घेर लिया गया और उन पर कब्जा कर लिया गया। सेवक गोल्ड सेक्ट के एक शिष्य ने अपना सिर उठाया और सूजी हुई, खून से लथपथ आंखों से चिंगमो और अन्य लोगों को देखा।
उन्हें चेहरे पर काला कपड़ा ढके देखकर शिष्य क्रोधित होकर बोला, तुम कौन हो? हम सेवक से हैं। यान कियानजुन ने उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसके मुंह में रस्सी ठूंस दी। सेवक गोल्ड सैक्ट का दूसरा शिष्य, जिसकी बाईं आंख सूजी हुई थी लेकिन दाईं आंख साफ थी, अंधेरे में झांकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह काले कपड़े के नीचे हमलावरों के चेहरे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे एक जोड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां, एक आत्मा तलवार और एक लंबा भाला दिखाई दे रहा था। उसी क्षण उसे सब समझ आ गया। तुम हो ताइक्सू गेट के वे छोटे बदमाश। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, हाओ जुवान ने उसके सिर पर एक डंडे से प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर वह दूसरे सेवक गोल्ड सैक्ट शिष्य के पास गया और उसने भी ऐसा ही किया। ये जूनियर भाई का आदेश था। डंडे से किया जाने वाला प्रहार तीव्र, गहन होना चाहिए तथा प्रतिरोध के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। हाओ जुवान ने ध्यान दिया। इस प्रकार रात में मंद रोशनी वाले रास्ते पर केवल क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ही बचा था। इस समय तक उसने ये भी पहचान लिया था कि ये नकाबपोश साधक वही घृणित संप्रदाय के युवक थे जिन्होंने पहले उस पर घात लगाकर हमला किया था। इससे उनकी पिछली शंकाएं भी पुष्ट हो गईं। जाल बिछाना, संरचनाओं से दुश्मनों को नियंत्रित करना, आगे बढ़ना और पीछे हटना तथा कदम दर कदम आगे बढ़ना। अब रात का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक आश्चर्यजनक जवाबी हमला भी किया। इस तरह के कारनामे अकेले इन युवाओं द्वारा नहीं किए जा सकते, अवश्य ही कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे से साजिश रच रहा होगा। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के मुंह के कोनों में खून भर गया। उसने दांत पीसते हुए पूछा, आखिर कौन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है? चेंग मो और अन्य लोग चुप रहे और क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को चार डाकुओं की तरह काले कपड़े के मुखौटे से घेर लिया। थोड़ी देर बाद खामोश रास्ते पर कदमों की आहट सुनाई दी। छाया से चालाकी करने वाला व्यक्ति आ गया। नदी पार करते समय ड्रैगन का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने ऊपर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उलझन में पड़कर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जहां पहले कोई नहीं था, वहां अचानक एक आकृति प्रकट हुई। एक बच्चा। नहीं, यह आकृति बहुत अधिक ठोस नहीं लग रही थी, कुछ कमजोर सी लग रही थी। चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और रात में विलीन हो रहा था। यह एक छोटे से साधक की तरह लग रहा था, लेकिन दिव्य इंद्रिय के माध्यम से एक अजीब दमनकारी भावना लाया, लगभग एक युवा की तरह। दानव राक्षस। नदी पार करते हुए ड्रैगन जानता था और उसने अपनी आंखों से देखा था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तव में मानव नहीं माना जा सकता। वे अपने भीतर भयानक चीजें रखते हैं। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के हृदय में एक सिहरन दौड़ गई। इस व्यक्ति ने अपने सिर पर काला कपड़ा भी बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा देखना असंभव था। यहां तक कि क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन भी निश्चित नहीं था कि काले कपड़े के नीचे छिपा चेहरा मानव का था या किसी अन्य दानव राक्षस का था, क्योंकि राक्षस जैसा चालाक प्राणी कोई छोटा साधक तो नहीं हो सकता। फिर क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने पाया कि एक व्यक्ति जैसी दिखने वाली यह इकाई उसे एक ठंडी दिव्य भावना के साथ देख रही थी। अविश्वसनीय रूप से बेचैनी महसूस करते हुए एक क्षण बाद उसने एक बच्चों जैसी लेकिन थोड़ी क्रूर आवाज सुनी, जो कह रही थी, इसके हाथ और पैर काट दो, इसे ले जाओ। नदी पार करते समय ड्रैगन की पुतलियां फैल गईं और उसने संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उसके अंगों में तीव्र दर्द उठने लगा, मानो वे सचमुच कट गए हों। फिर उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक और वार हुआ और वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। चेंग मो ने अपनी थोड़ी को छुआ, कुछ अनिश्चित और मोहुआ से पूछा, क्या ये थोड़ा ज्यादा क्रूर है? मोहुआ ने कठोरता से उत्तर दिया, दुष्टों के प्रति दयालु होना ही असली क्रूरता है। इसलिए दुष्टों के साथ व्यवहार करते समय दृढ़ और कठोर होना चाहिए। चेंग मो ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, आप सही हैं। सीटू जियान और अन्य लोगों ने एक क्षण के लिए विचार किया और सहमति में सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह ज्ञान हो सकता है जो मोहुआ ने अपने चाचा से सीखा था, जो ताओवादी दरबार में पर्यवेक्षक थे। ताओवादी न्यायालय प्रतिदिन पाप साधकों से निपटता है जो अनुभव से समृद्ध है, और यदि वे सभी इस तरह से कार्य करते हैं तो संभवतः ये सही था। मामला समाप्त हो गया और क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन सुरक्षित हो गया। चेंग मो और अन्य लोगों ने सेवियर गोल्ड संप्रदाय के 2 शिष्यों को झाड़ियों में फेंक दिया। यद्यपि वे घायल और स्तब्ध थे, लेकिन उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी और वे कुछ देर बाद जाग गए। फिर समूह ने अपना इनाम प्राप्त करने के लिए क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को ताओवादी न्यायालय में ले जाने की तैयारी की। मोहुआ ने शुरू में क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को अपने फॉर्मेशन आयरन बोर्ड पर घुटने टेकने के लिए कहा था, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वे कुछ जानकारी निकाल सकते हैं।
लेकिन इस पर विचार करने के बाद उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। श्री जिन ने बार बार चेतावनी दी थी और क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को निर्देश दिया था कि वह किसी के सामने अपना मुंह बंद रखे, और यदि उसे यातना भी दी गई तो भी यह असंभव था कि वे उसका मुंह खुलवा सकें। यहाँ तक कि यह भी संभावना थी कि यह उसे आत्महत्या के लिए उकसा सकता था। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को नाम से सूचीबद्ध किया गया था, और कृषकों की उस सूची में से कुछ मर गए थे, कुछ भाग गए थे, और बहुत कम लोग बचे थे। ये क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी मछलियों को लुभा सकता है। इसके अलावा किसी स्वीकारोक्ति को बलपूर्वक स्वीकार करने के लिए किसी फॉर्मेशन का उपयोग करना बहुत दिखावटी है। मोहुआ भी क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन पर बहुत गहरी छाप नहीं छोड़ना चाहता था। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के पास एक स्टोरेज बैग भी था। मोहुआ ने भी इसकी तलाशी ली थी, लेकिन अंदर कुछ भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं मिला, यहां तक कि लेटर टोकन जैसी गुप्त जेड स्लिप भी नहीं। हाल की संवेदनशीलता के कारण क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने अपने साथ ऐसी गोपनीय चीजें ले जाने का साहस नहीं किया, या फिर उन्हें मिस्टर जिन ने ले लिया था। हालांकि एक चीज थी जिसमें मोहुआ की काफी रुचि थी, वह थी जल प्रणाली कौशल, व्हाइट वेव स्किल, जिसका क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन अभ्यास करता था। सटीक रूप से कहें तो ये खेती की तकनीकों का एक समूह था। साधना तकनीक के अलावा पूरक श्वेत तरंग गति तकनीक और जल राक्षसों से बचने के लिए कुछ गुप्त तकनीकें भी थीं। मोहुआ साधना तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकता था, लेकिन आंदोलन तकनीक और गुप्त तकनीक कुछ जांच के लायक थी। चूंकि चेंगमो और अन्य लोगों को इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मोहुआ ने बिना किसी विशेष समारोह के लालचवश इन्हें अपने लिए गुदवा लिया। इसके बाद क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के कटे हुए हाथ और पैर मोहुआ और अन्य लोगों द्वारा ताओवादी न्यायालय में पहुंचा दिए गए। प्रक्रियाओं को पूरा करने और हिरासत सौंपने के बाद अनावश्यक जटिलताओं और सेवक गोल्ड संप्रदाय के सदस्यों के साथ मुठभेड़ों से बचने के लिए मोहुआ और उनके साथी अपनी गाड़ी में सवार हो गए और ताइक्सू गेट की वापसी यात्रा पर निकल पड़े। गाड़ी पर हालांकि चेंगमो और अन्य लोग थके हुए थे, फिर भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद ये यात्रा सफल रही। उन्होंने अपना बदला ले लिया, क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन पर कब्जा कर लिया तथा मेरिटन अर्जित किए, और वे सेवक गोल्ड संप्रदाय से डरते नहीं थे। संयोगवश बाहर अधिक शक्तिशाली सेवक गोल्ड संप्रदाय से टकरा जाने के कारण उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एक बार जब वे कियानिक्स्यू राज्य की सीमा पर वापस आ गए, तो प्रत्येक व्यक्ति एक संप्रदाय से संबंधित था और एक परिवार से आया था, और संप्रदाय के भीतर उन पर बुजुर्गों और प्रशिक्षकों की नजर थी। उन्हें सेवक गोल्ड संप्रदाय के उकसावे से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इस मिशन के बारे में सोचते हुए, जिसमें पुरस्कारों की स्वीकृति और अंतिम कार्य पूरा होना सब मोहुआ की बदौलत था, चेंगमो को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने कहा, मोहुआ, आप 200 अंक क्यों नहीं ले लेते? हमारे लिए प्रति व्यक्ति 100 अंक पर्याप्त हैं। अन्य लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। मोहुआ के बिना शायद उन्हें कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। मोहुआ ने सिर हिलाया। हम प्रति व्यक्ति 120 पर सहमत हुए थे। हमें अपना वादा निभाना होगा। इसके अलावा आपकी मदद के बिना मैं अकेले क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन नहीं पकड़ पाता। ये सुनकर चेंगमो और अन्य लोग बहुत आभारी हुए। यान कियानजुन ने मोहुआ को और भी अधिक प्रशंसा के साथ देखा। ठीक है, जब हम वापस आएंगे तो हम तुम्हें भरपूर भोजन कराएंगे, चेंगमो ने कहा। खाने के मामले में मोहुआ मना करने वालों में से नहीं था। फिर जब रात ने उन्हें घेर लिया तो गाड़ी आगे बढ़ गई। चेंगमो और अन्य लोग थकान से व्याकुल होकर ध्यान करने और तरोताजा होने के लिए बैठ गए। मोहुआ खिड़की के पास बैठा बाहर धुंध भरी रात को देख रहा था। उसके विचार यात्रा की घटनाओं पर विचार कर रहे थे। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन मिस्टर जिन को जानता था और उनके लहजे से पता चलता था कि उनका रिश्ता बहुत करीबी था। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने रक्त शपथ सूची का उल्लेख किया। क्या ये सूची वही पाप साधक सूची हो सकती है जो उसने बॉस जियांग से प्राप्त की थी? यदि ऐसा है तो ये सूची वास्तव में बॉस जियांग की नहीं थी। यदि यह बॉस जियांग का नहीं था तो उसे यह कहां से मिला? मोहुआ ने भौहें चढ़ाई और अपने मन में बॉस जियांग के साथ हुई मुठभेड़ के कारणों पर विचार किया, साथ ही जो कुछ उसने देखा था, और धीरे धीरे एक अनुमान बना। ये सूची बॉस जियांग द्वारा चुराई गई होगी। बॉस जियांग कभी सेवक गोल्ड संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन संभवतः सीमांत मुख्य तलवार तकनीक सीखने में असमर्थ, दुखी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने चोरी करने की कोशिश की।
यदि उसे चोरी करनी थी तो उसे मुख्य शिष्यों को निशाना बनाना था। चोरी करते समय उसे गलती से 2 ज़ैड स्लिप्स मिल गईं। एक था सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल ज्यू और दूसरा था ब्लड ओथ लिस्ट। दोनों ज़ैड स्लिप्स सेवक गोल्ड सैक्ट की विरासत ज़ैड स्लिप्स थीं और एक शिष्य के रूप में बॉस जियांग को उनके सीलिंग पैटर्न को पूर्ववत करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन रक्त शपथ सूची के अंदर के गुप्त पैटर्न को सुलझाना निश्चित रूप से बॉस जियांग की क्षमता से परे होगा। गुप्त पैटर्न को समझे बिना वह सूची नहीं देख सकता था। बॉस जियांग ने शायद सोचा होगा कि यह सूची ज़ैड स्लिप सिर्फ एक साधारण खाली ज़ैड स्लिप थी जिसे सील कर दिया गया था। तो इसके अंदर उन्होंने एक डायरी लिखी और जहां तक सूची का सवाल है तो हो सकता है कि वह इसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ रहा हो। संभवतः उन्हें ये कभी पता ही नहीं चला कि उन्होंने अपनी डायरी इतनी महत्वपूर्ण एन्क्रिप्टेड रक्त शपथ सूची पर लिखी थी। तो फिर सवाल उठता है, बॉस जियांग ने ये ज़ैड स्लिप्स किससे चुराईं? मु हुआ की निगाहें तीव्र हो गईं। क्या ये हो सकता है कि श्री जिन? मु हुआ ने अपने अनुभव से कुछ संभावित परिणामों का पता लगाया। चाहे वह गंभीर स्वर्ण तलवार नियंत्रण जीव हो या रक्त शपथ सूची, दोनों ज़ैड स्लिप्स अत्यंत मूल्यवान थे, ऐसी चीजें नहीं जो सामान्य शिष्यों के पास होती। जाहिर है ये श्री जिन कोई साधारण शिष्य नहीं थे। यह उचित प्रतीत हुआ कि ज़ैड स्लिप्स उसके कब्जे में होंगी। और अगर बॉस जियांग मिस्टर जिन से ज़ैड स्लिप्स चुरा सकता था तो उनके बीच कुछ हद तक परिचित रिश्ता हो सकता था। बॉस जियांग ने मिस्टर जिन के लिए काम किया था, लेकिन बॉस जियांग की साधना ने निश्चित रूप से उसे हाशिए पर ला खड़ा किया होगा। इस प्रकार अपने आप को बढ़ाने के लिए उसने जोखिम उठाया और श्री जिन की तलवार तकनीक चुरा ली, हाथ में एक तुरुप का पत्ता हासिल किया और फिर अपने दम पर बाहर निकल गया। इसलिए बॉस जियांग गंभीर स्वर्ण तलवार नियंत्रण जीव का उपयोग नहीं करेगा जब तक कि यह जीवन और मृत्यु का मामला न हो। और जहां तक रक्त शपथ सूची का प्रश्न है, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अज्ञानता ही निर्भयता है, इसलिए उसने कभी भी गलती से स्वयं को उजागर नहीं किया। इसके बाद मु हुआ के मन में एक नया प्रश्न उठा। तो जब बॉस जियांग ने संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह किया, एक गिरोह इकट्ठा किया, भाइयों की भर्ती की और साधकों के अपहरण के व्यापार में शामिल हो गया, तो क्या श्री जिन को इसके बारे में पता था? यदि वह अनभिज्ञ होता तो यह असंभव प्रतीत होता, लेकिन अगर उन्हें पता होता तो क्या मिस्टर जिन बॉस जियांग को इस तरह से चलने देते? या ये हो सकता है? मु हुआ की निगाहें गंभीर हो गईं। बॉस जियांग श्री जिन के कहने पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए संप्रदाय से अलग हो गया। फिर भी श्री जिन को शायद ये पता नहीं होगा कि बॉस जियांग ने उनकी ज़ैड स्लिप चुरा ली है। यहाँ तक कि अंत तक बॉस जियांग श्री जिन की अभिमानी आंखों में संभवतः एक सीमांत गुर्गे कृषकों की तस्करी के लिए एक उपकरण के रूप में माना जाता था। और अगर बॉस जियांग ने श्री जिन की गुप्त सहायता से व्यवस्थाओं को संचालित करते हुए कल्टीवेटर्स का अपहरण किया, तो क्या ये श्री जिन हो सकता है, उन काले वस्त्रधारी तस्करों में से एक? अल्पविराम। मु हुआ की निगाहें और अधिक गंभीर होती गईं। कियानिक्स्यू राज्य के क्षेत्र की 12 धाराओं के भीतर प्रत्यक्ष वंश से सेवक गोल्ड संप्रदाय के मुख्य शिष्यों में से एक संभवतः कल्टीवेटर तस्करी के पीछे का मास्टरमाइंड हो सकता है। और उसके पीछे तथाकथित युवा स्वामी थे। क्या सेवक गोल्ड संप्रदाय को इन मामलों के बारे में पता था? बाकी संप्रदायों का क्या हुआ? क्या उन्हें इसकी जानकारी थी? क्या कियान राज्य के महान परिवारों को पता था? और उन परिवारों में, उन प्राचीन पूर्वजों में जो स्वर्गीय रहस्यों को जानने की कोशिश करते थे, क्या वे इसके संकेत की भी गणना नहीं कर सकते थे? मु हुआ की भौहें कसकर सिकुड़ गईं जब उसने गहरी रात को देखा। उन्हें पहले से ही यह अंदेशा था कि एक बड़ी साजिश आकार ले रही है। समृद्धि के मुखौटे के नीचे कियानिक्स्यू राज्य के दायरे का अंधेरा धीरे धीरे सतह पर आने लगा। दुष्ट देवता संप्रदाय में लौटने के बाद मु हुआ ने तुरंत गु चांगहुई को एक संदेश भेजा। अंकल गु, आपको क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन पर नजर रखनी होगी, कोई तोड़फोड़ करने वाला है। गु चांगहुई ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता? मु हुआ, मैंने इसके बारे में सुना है। गु चांगहुई, किस से सुना? मु हुआ एक पल के लिए हिचकिचाया और पूछा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? गु चांगहुई की तरफ से भी एक विराम आया, आगे बढ़ो। मु हुआ ने कहा, ये सेवक गोल्ड संप्रदाय के एक शिष्य ने कहा था, अन्य लोग उसे श्री जिन कहते हैं। श्री जिन? हाँ,
मो हुआ ने आगे कहा, उसने क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को पहले ताओवादी जेल में प्रवेश करने की व्यवस्था की, फिर वहां अपनी मौत का नाटक किया, उसके बाद अपना रूप बदल लिया और फिर वापस आकर जेल में मिला। गु चांगहुआई चुप हो गया, उसकी निगाहें भी कुछ डरावनी थीं। पहचान का ऐसा परिवर्तन कानून का उल्लंघन करते हुए ताओवादी न्यायालय के एक बड़े निषेध का भी उल्लंघन करता है। कुछ छोटे स्थानीय ताओवादी न्यायालय भ्रष्ट और निर्भीक होने के कारण संभव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कियानिक्स्यू राज्य की सीमा पर एक प्रतिष्ठित 5वीं श्रेणी का ताओवादी न्यायालय। गु चांगहुआई को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मो हुआ, हालांकि अप्रत्याशित और रहस्यमय तरीके से व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह इस तरह के मामले में बकवास नहीं करेगा। मो हुआ ने कहा, इसलिए मैंने क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को ताओवादी जेल में भेज दिया है, उस पर नजर रखो और देखो कि क्या तुम अदालत में मौजूद जासूस को जड़ से उखाड़ सकते हो। गु चांगहुआई कुछ आश्चर्यचकित हुए, एक लंबे क्षण के बाद उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है। मो हुआ ने फिर पूछा, सेवक गोल्ड सेक्ट, क्या ताओवादी न्यायालय इसकी जांच कर सकता है? गु चांगहुआई ने कहा, नहीं। किसी महान संप्रदाय के आंतरिक मामलों में हमारा ताओवादी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि स्पष्ट प्रमाण न हो कि संप्रदाय के अनुयायी ने ताओवादी कानून का उल्लंघन किया है और गंभीर अपराध किया है, अन्यथा हम जांच नहीं कर सकते, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। मो हुआ को थोड़ा अफसोस हुआ। क्या तुम्हें फिर से कुछ पता चला? गु चांगहुआई ने पूछा। मो हुआ ने कुछ देर सोचा और खुद को रोक नहीं पाया। मुझे संदेह है कि कियान राज्य में काले कपड़े पहने तस्कर ये संप्रदाय के अनुयायी हैं, और सेवक गोल्ड संप्रदाय का ये श्रीजन संभवतः उनमें से एक है। गु चांगहुआई फिर एक पल के लिए चुप हो गए और धीरे से बोले, इस मामले को अभी के लिए छोड़ दो। मो हुआ स्तब्ध रह गया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अंकल गु, आप पहले से ही जानते थे? गु चांगहुआई ने कुछ नहीं कहा। वास्तव में उनकी चुप्पी स्वाभाविक रूप से एक पुष्टि थी। मो हुआ को पहले भी यह अजीब लगा था कि अगर काले कपड़े पहने तस्करों के साथ ऐसा मामला गहराई से जुड़ा हुआ है तो ताओवादी न्यायालय पूरी तरह से अनजान कैसे हो सकता है। मो हुआ ने जल्दी से पूछा, अंकल गु, आप कितना जानते हैं? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मो हुआ ने एक श्रृंखला शुरू की, अंकल गु, क्या आप वहां हैं? अंकल गु, कृपया बोलें। उन्हें भेज दिया। गु चांगहुआई अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अंततः आह भरते हुए धीरे से कहा, आप उस घटना के बारे में जानते हैं जहां यूएर का अपहरण हुआ था? हाँ। मो हुआ ने सिर हिलाया। वह इसके बारे में कैसे नहीं जान सका? गु चांगहुआई ने कहा, उस दिन आप संयोग से यूएर को ले गए और उसके बाद कुछ काले कपड़े पहने आदमी रेस्तरां में आए। वे सामान उठा रहे थे। ताओवादी दरबार ने उन पर हमला किया, नेता भाग निकला, शेष काले वस्त्रधारी पुरुष पीछे रह गए, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी मर गए। राक्षसी क्यूई ने उनके मांस शरीर को नष्ट कर दिया, उनकी शिरोबिंदुओं और आध्यात्मिक जड़ों को दूषित कर दिया और केवल मांस और रक्त का एक काला, दुर्गंधयुक्त ढेर छोड़ दिया। यह कोई अकेला मामला नहीं है। बहुत पहले उच्च श्रेणी की आत्मा जड़ों वाले कुलीन परिवार के बेटों के गायब होने की घटनाएं हुई थीं। ताओवादी न्यायालय ने जांच की, इन तस्करों को पकड़ा, लेकिन इन सभी तस्करों को राक्षसी क्यूई द्वारा नष्ट कर दिया गया ताकि उनके निशान मिटा दिए जाएं। इसीलिए हम अनुमान लगाते हैं। गु चांगहुआई ने दांत पीसते हुए कहा, कई कुलीन परिवारों के बेटे दानव संप्रदाय में प्रवेश कर गए हैं, राक्षसी जानवर बन गए हैं, लेकिन मानव त्वचा से ढके हुए हैं, अपनी आभा छिपा रहे हैं। मो हुआ की भौहें तन गईं, क्या उनकी जांच नहीं हो सकती? गु चांगहुआई ने आह भरी, जांच योग्य नहीं और जांच के लिए अप्राप्य। संप्रदाय की ताकतें मजबूत और अधिकतर सुरक्षात्मक हैं, जो पृष्ठभूमि में विभिन्न विशाल परिवारों से जुड़ी हुई हैं। कियानिक्स्यू राज्य में 5वीं श्रेणी की ताओवादी अदालत के पास ऐसे संवेदनशील मामले की जांच करने के लिए इन महत्वपूर्ण शक्तियों में हस्तक्षेप करने की क्षमता नहीं है। आखिरकार एक शिष्य का राक्षसत्व में प्रवेश, चाहे वह परिवार के लिए हो या संप्रदाय के लिए, एक बहुत बड़ा घोटाला है। गंभीर परिस्थितियों में ये दावकोट त्यानिक्वान मंडप को उन्हें पदावनत करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो बस इतना ही? मो हुआ ने सिर हिलाया। लेकिन ये सही नहीं है। मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर से हैरान हो गया। कियान राज्य के सभी प्रमुख संप्रदाय शिष्यों को दानव राक्षस कौशल का अभ्यास करने से सख्ती से मना करते हैं। पहाड़ पर किसी भी दानव राक्षस साधना तकनीक, ताओ कौशल या बुरी कलाकृति को ले जाने से मना करते हैं। इसके अलावा संप्रदायों के प्रवेश द्वार पर उन्होंने राक्षस क्यूई और राक्षसी क्यूई की निगरानी के लिए उपाय निर्धारित किए हैं।
यदि ये शिष्य राक्षसत्व में प्रवेश कर चुके हैं तो मानव त्वचा से ढके होने पर भी उनका पता लगा लिया जाएगा और वे संप्रदाय के द्वार में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी वे संप्रदाय के भीतर सुरक्षित रूप से कैसे रह सकते हैं? ये सबसे विचित्र हिस्सा है। गु चांगहुआई की निगाहें बर्फीली थीं, जिनमें उलझन भी थी। कोई नहीं जानता कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए क्या उपाय अपनाए हैं। स्पष्ट रूप से राक्षसी बन गए हैं, पशुओं से भी बदतर कृत्य किए हैं, फिर भी वे संप्रदायों में स्वतंत्र रूप से आते जाते रहते हैं, स्वयं को कुलीन परिवारों का स्वर्गीय गौरव मानते हैं। अचानक मो हुआ को कुछ याद आया, उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसने गंभीरता से पूछा, अंकल गु, क्या आप दुष्ट भगवान के बारे में जानते हैं? गु चांगहुआई स्पष्ट रूप से चौंक गए, ये बात अचानक क्यों उठाई गई? अंकल गु, क्या आप जानते हैं कि दुष्ट देवता क्या है? एक क्षण के चिंतन के बाद गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया। स्वर्गीय दानव दुष्ट भगवान को प्राचीन किंवदंतियों से एक महान आपदा कहा जाता है। विशेष रूप से यह क्या है, ऐसा लगता है कि कोई नहीं जानता। ताओ साधना सिद्धांतों में भी इसका बहुत कम उल्लेख है। अचानक क्यों? गु चांगहुआई ने रुककर कहा, आपको नहीं लगता कि ये मामले दुष्ट भगवान से संबंधित है ना? मो हुआ, हम। गु चांगहुआई ने गहरी सांस ली और अनिच्छा से कहा, तुमने ताओ साधना की कुछ विचित्र कहानियां या अमर और देवताओं की मिश्रित मिथक नहीं पढ़ी है ना? काफी कल्पनाशील। मो हुआ चौंका, सच में? गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया। ये कियान राज्य है, चेनकियान स्वर्ग के दाव के अंतर्गत, जहां कुलीन परिवार व्यापक है, महान संप्रदाय असंख्य हैं और महान शक्ति वाले साधक अनगिनत हैं। दुष्ट देवता कैसे अपना पैर जमा सकता है? वह अपनी शिक्षाओं का प्रसार कैसे कर सकता है? लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट ईश्वर क्या है? तुम्हें कैसे पता कि दुष्ट ईश्वर उपदेश नहीं दे सकता? मो हुआ के सवाल से गु चांगहुई स्तब्ध रह गए। वह काफी देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि उसे इस बच्चे के पीछे छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह स्वयं उसमें उलझ जाए। गु चांगहुआई ने तब कहा, तुम्हें अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपनी नींव को मजबूत करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके कोर फॉर्मेशन की तैयारी करनी चाहिए। इन अनिश्चित और अलौकिक बातों के बारे में हमेशा मत सोचो, ये तुम्हारे ताओवादी हृदय को बाधित कर सकती है और तुम्हारी साधना को बर्बाद कर सकती है। मो हुआ ने आह भरी। लेकिन अगर वह इन अलौकिक मामलों के बारे में नहीं भी सोचता तो भी वह अपनी साधना को नहीं तोड़ सकता था। कभी कभी किसी दुष्ट ईश्वर को काटने के बिना एक बार अर्चन में फंस जाने पर फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण तक पहुंचना भी कठिन हो जाएगा। क्या होगा अगर सचमुच कोई दुष्ट भगवान है? मो हुआ ने फिर कोशिश की। गु चांगहुआई ने वास्तव में इसके बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वह सोचता, यह उतना ही अधिक अमूर्त प्रतीत होता। दुष्ट ईश्वर शब्द उसके लिए बहुत अजनबी था। ताओ साधना के उनके अंतर्निहित ज्ञान में दुष्ट देवताओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी, जिससे ये कल्पना करना कठिन हो गया कि एक दुष्ट देवता वास्तव में कैसा होगा। वह ये भी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक दुष्ट भगवान संभवतः विशाल 5वीं कक्षा कियानेक्स्यू राज्य सीमा में कैसे प्रकट हो सकता है। मो हुआ ने हार मान ली। उन्होंने इसे अंकल गु के नजरिए से भी देखने की कोशिश की और महसूस किया कि इसे समझना वाकई कठिन था। यह ऐसा था जैसे पहाड़ों में पले बड़े किसी बच्चे को अचानक समुद्र के अस्तित्व के बारे में पता चले, उनका दिमाग निश्चित रूप से खाली हो जाएगा। मो हुआ को अचानक याद आया, गुरु ने एक बार कहा था, केवल पर्याप्त रूप से मजबूत दिव्य ज्ञान से ही व्यक्ति उन अंतर्निहित सत्यों को देख सकता है जिन्हें अन्य लोग नहीं देख सकते, तथा संसार की सभी चीजों का सार समझ सकता है। दुष्ट ईश्वर इन अदृश्य सत्यों में से एक होना चाहिए। साधारण साधक, यदि वे दिव्य ज्ञान के मार्ग का अनुसरण नहीं करते तो देवताओं को देखने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। दुष्ट देवताओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि भगवान पीला पर्वत, जो कि छोटा सा निराश पर्वत देवता है, भी औसत साधकों के लिए अदृश्य हो सकता है। मो हुआ ने समझौता करते हुए गु चांगहुआई से कहा, हाँ, मैंने अभी अभी पुस्तक मंडप में युगों युगों के 10 सबसे बुरे देवता नामक एक पुस्तक देखी। उसमें लिखा था कि बुरे देवता मूर्ख साधकों की दिव्य इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और मनुष्यों को भी खा जाते हैं। गु चांगहुआई एक पल के लिए चुप हो गए, फिर खुद को ये कहने से नहीं रोक सके, आपके ताइक्सू गेट की किताबों में रुचि वास्तव में कुछ अनोखी है। मो हुआ ने और कुछ नहीं कहा। कभी कभी अज्ञानता एक प्रकार का आनंद होता है। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी अपनी दिव्य अनुभूति बहुत प्रबल थी, कभी कभी वह आनंद का अनुभव नहीं कर पाता था। मो हुआ को फिर कुछ और याद आया और उसने याद दिलाया, अंकल गु, सावधान रहो, किसी ने तुम पर नजर रखी है।
ऐसा लगता है कि श्री जिन और अन्य लोगों ने सूची में शामिल पाप साधकों के सभी ऋणों का श्रेय अंकल गू को दिया है, यह मानते हुए कि अंकल गू ही हर चीज के पीछे कठपुतली मास्टर हैं। ऐसा लग रहा था कि अंकल गू अनजाने में ही एक बलि का बकरा बन गए हैं और दूसरों की ओर से एक बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठा रहे हैं। मो हुआ को सचमुच दुख हुआ। हालांकि गु चांगहुआई को इसकी आदत थी, ताओवादी दरबार का कैनन होने के नाते व्यक्ति पर हमेशा कई लोगों की नजर रहती है, थोड़ा कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मो हुआ ने फिर भी चेतावनी दी, सावधान रहें। हम गु चांगहुआई ने उदासीनता से जवाब दिया। मो हुआ को तब आश्वस्त महसूस हुआ। अंकल गु कर्ज से घिरे हुए और अधिक कर्ज से विचलित नहीं हुए, शायद उन्हें उनका बोझ महसूस नहीं हुआ। गु चांगहुआई ने एक पल के लिए सोचा, फिर मो हुआ से कहा, मैं क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन पर नजर रखूंगा और जहां तक मिस्टर जिन और सेवर गोल्ड सैक की बात है, मैं उन पर भी ध्यान दूंगा। संप्रदाय के अनुयायियों के राक्षसी मार्गों में फंसने और काले वस्त्र पहने मानव तस्करों जैसे मामलों में शामिल न हो, ये बहुत ही गंदा पानी है, अपने आप को इसमें न फंसे। गु चांगहुआई की बात खत्म होने के बाद उसे लगा कि उसकी बातें बेकार हैं, मो हुआ जो चाहे करे वह उसे रोक नहीं सकता। उसने आगे कहा, सावधान रहना और अगर तुम्हें कोई सुराग मिले या कोई मुश्किल आए तो मुझे बताना। हाँ हाँ, मो हुआ ने बार बार सहमति जताई। वह मूर्ख नहीं था। चाहे वे काले वस्त्रधारी साधक हो या राक्षस मार्ग पर जाने वाले पारिवारिक शिष्य, ये ऐसे मुद्दे नहीं थे जिन्हें वह अकेले सुलझा सकते थे। अब जबकि उनके पास स्वेच्छा से सहायता उपलब्ध थी, तो वह इनकार नहीं करेंगे। उनकी बातचीत वहीं खत्म हो गई। अगले दिनों में मो हुआ ने अपनी सामान्य साधना जारी रखी, निर्माण कलाओं का अभ्यास किया और अपनी दिव्य भावना को परिष्कृत किया। उनकी साधना धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से बढ़ती गई। क्योंकि उन्होंने आधार पर नहीं बल्कि गति पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए साधना में उनकी प्रगति अपने साथियों के बीच न तो तेज थी और न ही धीमी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति उस समय की तुलना में अधिक प्रबल है जब उन्होंने पहली बार फाउंडेशन स्थापना शुरू की थी, लेकिन फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय बाकी है। हालांकि इसके अलावा उनकी दिव्य भावना का क्षेत्र वास्तव में चुनौतीपूर्ण था। उनकी दिव्य भावना पहले से ही बहुत प्रबल थी, जो प्रारंभिक फाउंडेशन स्थापना के दायरे से कहीं अधिक थी, तथा बाद के फाउंडेशन स्थापना की अड़चन पर अटकी हुई थी। इस प्रकार इसे परिष्कृत करने के लिए केवल ड्राइंग फॉर्मेशन पर निर्भर रहना, पत्थर को घिसने वाले टपकते पानी की तरह, वास्तव में बहुत धीमा था। और उसकी दिव्य भावना 16 पैटर्न पर अटकी होने के कारण निर्माण में उसका स्तर भी नहीं सुधर सका। इस समय के दौरान मो हुआ केवल अपने गठन के दायरे को व्यापक बनाने की कोशिश कर सकता था, 5 तत्वों 8 ट्रिग्राम सरणी गठन के बारे में अधिक सीख सकता था। लेकिन वह 16 पैटर्न्स में संरचनाओं से ऊब गया था। वह वास्तव में 17 पैटर्न उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी संरचना से भी अधिक ऊंचा चित्र बनाना चाहते थे। विशेष रूप से 17 पैटर्न के ऊपर मूल चुंबक से संबंधित संरचनाएं, जिनमें संभवतः युआन चुंबकीय के गहन सिद्धांत और संरचना के अधिक उन्नत अनुप्रयोग शामिल थे। मो हुआ उत्सुकता से भरा हुआ था, लेकिन उनकी दिव्य भावना में कोई प्रगति न होने के कारण सब कुछ खोखली बातें थीं। यूएर के दुष्स्वप्न राक्षस भी कम हो रहे थे। यूएर का रंग दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा था, जिससे मो हुआ काफी खुश था। लेकिन उसका अपना राशन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। मो हुआ को अभी भी कुछ अफसोस था। काश मैं जल्दी ही दावत कर पाता, मो हुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। अन्यथा वह केवल 1 वर्ष और प्रतीक्षा कर सकता था, अपनी साधना के सफल होने की प्रतीक्षा कर सकता था, जिससे उसकी चेतना का सागर विस्तृत हो जाएगा और तब वह अपनी दिव्य भावना में आई बाधा को पार कर सकेगा। और दुष्ट ईश्वर का मामला, अन्य लोग इसे नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इन दिनों मो हुआ ने इस पर लंबे समय तक विचार किया। भगवान येलो माउंटेन ने पहले जो कहा था, उसके अनुसार मो हुआ ने निष्कर्ष निकाला कि दिव्य भावना के उत्थान के वास्तव में 2 आयाम हैं। एक है दिव्य इंद्रिय की गुणवत्ता, दूसरा है दिव्य इंद्रिय का स्तर। राक्षसों पर दावत दिव्य भावना की गुणवत्ता को बढ़ाती है, जो दिव्य भावना की मात्रा है, अर्थात तथाकथित दिव्य भावना क्षेत्र। दिव्य मज्जा को भक्षण करने से दिव्य भावना का स्तर बढ़ जाता है, जो दिव्य भावना का सार है, अर्थात देवताओं की तथाकथित रैंकिंग। एक सामान्य साधक के लिए दिव्य इंद्रिय की उन्नति में केवल गुणवत्ता होती है, केवल मात्रा में परिवर्तन होता है। हालांकि स्वर्ग ज्ञान जुए सीखने के बाद मेरी दिव्य भावना भी सार में परिवर्तित हो जाती है, बहुत कुछ एक देवता की तरह,
दिव्य भावना के स्तर को ऊपर उठाती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि मैं दिव्य ज्ञान के साथ दांव को सिद्ध करना चाहता हूं, तो मुझे गुणवत्ता और मात्रा दोनों को विकसित करना होगा, गुणवत्ता और स्तर दोनों में सुधार करना होगा। दिव्य ज्ञान का स्तर बढ़ाना पहले से ही कष्टकारी है और अब इस स्तर को और ऊपर उठाने की आवश्यकता है। मुंह हुआ के सिर में दर्द होने लगता है। अब एकमात्र रास्ता यही है कि हर तरह से धीरे धीरे दुष्ट ईश्वर के पास पहुंचने का प्रयास किया जाए। दानव राक्षस दुष्ट भगवान के अनुचर हैं, दिव्य मज्जा दुष्ट भगवान के दिव्य अवशेषों के भीतर छिपी हुई है। दिव्य भावना के लिए वे महान पूरक हैं, लेकिन दुष्ट ईश्वर बहुत गहराई में छिपा हुआ है। अंकल गु, वह दिव्य ज्ञान वाला मूर्ख, जब मैं उसे बताता हूं तब भी वह मुझ पर विश्वास नहीं करता। और अब जबकि अग्नि बुद्ध मर चुका है और विशन का दानव महल डूब चुका है, तो एकमात्र सुराग जो हम समझ सकते हैं वह है क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन, जो अग्नि बुद्ध के साथ सूचीबद्ध है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं स्वयं क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन पर नजर नहीं रख सकता। संप्रदाय को छोड़ने में असमर्थ, न ही ताओवादी जेल में प्रवेश करने में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। यह मामला केवल अंकल गु को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा इसमें ताओवादी न्यायालय का एक अंदरूनी व्यक्ति शामिल है, जो मूलतः ताओवादी न्यायालय का ही एक आंतरिक मामला है। मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ड्रैगन नदी को पार करना एक केचुए की तरह है, जिसका उपयोग मैं मछलियों को चारा देने के लिए करूंगा। लेकिन मछली पकड़ने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मछली के काटने का इंतजार करें, बड़ी मछली के चारा खाने का इंतजार करें। ऐसा करने से योजना को धीरे धीरे ही आगे बढ़ाया जा सकता है। मुंह हुआ ने आह भरी। ऐसा लगता है कि मुझे अभी कुछ समय तक भूखा रहना पड़ेगा। दुष्ट ईश्वर का दिव्य अवशेष वास्तव में कहाँ छिपा है? अल्पविराम। इस बीच जब मुंह हुआ एक निश्चित स्थान पर दुष्ट देवता को निशाना बनाने के बारे में सोच रहा था, तो श्रीतु ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। दिल की धड़कन का वह एहसास वापस आ गया। इस बार उसे पूरा यकीन था कि कोई दुस्साहपूर्वक दिव्य भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है। अचानक श्रीमान तू का चेहरा फट गया। उनकी पुतलियां काली और खोखली हो गईं, मानो उनमें कोई भूत सवार हो गया हो। उनकी आवाज भारी हो गई और वे जोर से मांग कर रहे थे, उन्हें ढूंढो, जो भी हो उसे ढूंढो। श्रीमान तू तुरंत भयभीत और चिंतित हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी, हाँ हाँ, हे ईश्वर, कृपया अपना क्रोध शांत करें। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैंने ढूंढा लेकिन मुझे वे नहीं मिले। कुछ 100 वर्षों की साधना, एक झुकी हुई नाक, चेहरे पर झुर्रियां, एक भयावह नजर, भीतर छिपी हुई प्रतिभा, सतह पर सौम्य दिखना, लेकिन ऐसा करने पर एक भयावह और दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ। कियानिक्स्यू राज्य की सीमा के भीतर ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन वे इस विवरण में फिट नहीं बैठते। निश्चित रूप से उनमें ईश्वरीय भगवान की महान योजना को बर्बाद करने की क्षमता नहीं है। अपने भाषण के बीच में श्रीमान तू ने अचानक एक भयानक दहाड़ लगाई, जो किसी मानव की दहाड़ से भिन्न थी। इसके बाद श्रीमान तू का चेहरा और भी पीला पड़ गया। हाँ, लेकिन अनुचरों के रूप में सूचीबद्ध लोगों में बहुत अधिक क्षति हुई है। विशन के दानव मंदिर की वेदी नष्ट हो गई और राक्षस दास लगभग सभी मारे गए या घायल हो गए। बेचे गए पशुओं की संख्या में भारी कमी आई है, और कम लोगों और पशुओं का मतलब है कि बलि देने का काम धीमी गति से हो रहा है। इस व्यवस्था की प्रगति केवल। श्रीमान तू ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक उनके 7 छिद्रों से खून बहने लगा। वे अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़े, उनके अंग विकृत हो गए। हाँ, बूढ़े नौकर ने बारी से पहले ही बोल दिया। श्री तू ने दर्द सहन किया, उनकी आवाज भारी हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब दुष्ट शक्ति थोड़ी पीछे हटी, तो वह रेंगने में कामयाब हुआ। कांपते हुए फिर से घुटनों के बल बैठ गया और श्रद्धापूर्वक बोला, ईश्वरीय प्रभु के प्रति मेरी निष्ठा अमर, शाश्वत। एक दिन महान दिव्य भगवान धूल से जागेंगे और महान जंगल पर शासन करेंगे। इस भावना को व्यक्त करने के बाद श्री तू का तनावग्रस्त शरीर थोड़ा शिथिल हो गया और उन्होंने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कोई दिव्य भगवान की महान योजना में बाधा डाल रहा है। ये सब कोई पर्दे के पीछे से हेरफेर कर रहा है। दिव्य भ्रूण किसी के द्वारा संरक्षित है। दिव्य भगवान के अधिकार के तहत राक्षसों के पास बाहर निकलने का एक रास्ता था, लेकिन वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि दिव्य सेवकों में से एक की मृत्यु हो गई। उसके भीतर रहने वाली सत्ता, असंख्य दिव्य अवशेषों में से एक दिव्य नेत्र भी नष्ट हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मैंने उसे कम आंका था। ये व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण फॉर्मेशन मास्टर नहीं है।
ये व्यक्ति जो बार बार दिव्य भगवान का अपमान करता है और दिव्य भगवान की महान योजना में बाधा डालता है, सबसे अधिक संभावना है कि वह एक दिव्य ताओ गुरु है जो दिव्य ताओ संरचनाओं की साधना करता है, या एक भयानक तलवार साधक है जो दिव्य विचार कौशल का अभ्यास करता है। यदि वह दिव्य ताओ व्यूहों का अभ्यास करता है तो मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन अगर ये दिव्य विचार तलवार कौशल है, श्रीमान तू की निगाहों में भय की प्रबल भावना उभर आए। पहले से ही निषिद्ध तकनीक दिव्य विचार को तलवार में बदलने की भयावह विधि उसके दिमाग में फिर से उभर आए। अंत में श्री तू ने क्रूर दांतेदार, रक्तरंजित और सफेद हड्डी वाले सैंसो भेड़ मेरे के पुतले की ओर अपना सिर झुकाया और वादा किया, मैं पता लगाऊंगा, जो कोई भी दिव्य भगवान की महान योजना में बाधा डालने का साहस करता है वह बलि का पशु बन जाएगा, पार्गेट्री के उजाड़ पर्वत में डूब जाएगा, दिव्य आत्मा और शरीर दोनों समाप्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए उत्कृष्टता से वंचित हो जाएगा। ताइक्सू गेट। श्रीमान तू की आवाज धीरे धीरे सुनाई न देने लगी। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उसने मानव चेहरे वाले भेड़ के पुतले की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं की, उसकी निगाहें नीचे झुक गईं और वह सम्मानपूर्वक पीछे हट गया। वेदी क्षेत्र से बाहर निकलने से पहले ही वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, मानव त्वचा का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपने ऊपर लपेट लिया। त्वचा उसके पूरे शरीर पर फैल गई, जिससे उसका पीला झुर्रीदार चेहरा ढक गया तथा उसकी त्वचा वर्षों तक खून में भीगने के कारण रक्तरंजित और फटी हुई हो गई। इसके बाद श्री तू एक लंबे, गोरे, सौम्य दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के किसान में बदल गए। उसने पहले की कुरूपता और दीनता को त्याग दिया तथा एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ वह धीरे धीरे उस निर्जन निषिद्ध भूमि से बाहर निकल गया। कियानेक्स्यू राज्य सीमा पर अंतर्धाराएं अब तेजी से चल रही थीं। फिर भी पर्दे के पीछे का संचालक महुआ इससे अनजान रहा। इस समय अपने भूखे पेट के साथ वह केवल मछली पकड़ना और कुछ दिव्य अवशेष पकड़ना चाहता था ताकि अपनी भूख मिटा सके। कई दिनों के बाद अंततः एक मछली ने चारा खा लिया। अपनी कक्षा समाप्त करने के बाद महुआ शिष्य निवास पर भोजन कर रहा था जब उसे गु चांगहुआ से एक संदेश मिला। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन मर चुका है। महुआ ने पूछा, सचमुच मरा है या दिखावा किया है? ढूंढ किया। क्या तुमने छछूंदर को पकड़ लिया? गु चांगहुआ हिचकिचाया, फिर क्षमा याचना करते हुए बोला, नहीं। इसके बाद गु चांगहुआ ने विवरण समझाया, मेरे पास समय कम है और मैं हमेशा निगरानी नहीं रख सकता, इसलिए मैंने गु परिवार के किसी व्यक्ति को कैदी के रूप में ताओवादी जेल में घुसपैठ करने और क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के बगल वाली कोठरी पर गुप्त रूप से निगरानी करने के लिए भेजा। शुरू में सब कुछ शांत था, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल रात लगभग आधी रात को मॉनिटर अचानक बर्फ जैसा महसूस हुआ, मानो ताओवादी जेल में कोई घुस आया हो। उसी समय उससे चक्कर और नींद आने लगी और जब उसकी आंख खुली तो क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन पहले ही मर चुका था, उसका शरीर सड़ चुका था। महुआ की निगाहें तेज हो गईं, क्षयग्रस्त। हाँ, गु चांगहुआ ने आगे कहा, उसके शरीर पर जहरीले घाव हो गए थे जो गंदे और गलने वाले थे और ताओवादी जेल में कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। महुआ ने पूछा, क्या उसकी पहचान अभी भी हो सकती है? गु चांगहुआ ने उत्तर दिया, हमेशा की तरह उसका शरीर राक्षसी क्यूई से क्षत विक्षत हो गया था, उसके चेहरे की आकृतियां क्षीण हो गई थीं, शिरोबिंदु पूरी तरह नष्ट हो गए थे और आध्यात्मिक शक्ति कलंकित हो गई थी। लेकिन इस बार राक्षसी क्यूई इतनी तीव्र नहीं थी, इसलिए उसका शरीर का अधिकांश भाग बचा हुआ था। गु चांगहुआ ने आह भरी, आप बता सकते हैं? मृतक की शारीरिक बनावट और कद काठी क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन से मेल खाती थी, जिसके पास जल श्रृंखला आध्यात्मिक जड़ थी और उसमें मछली जैसी गंध थी। महुआ ने सिर हिलाया। यह एक बलि का बकरा खोजने का मामला था जिसके भिन्न गुणों को राक्षसी क्यूई द्वारा नष्ट कर दिया गया था। केवल ऊंचाई, शारीरिक बनावट और आध्यात्मिक मूल को छोड़ दिया गया था, वे गुण जो क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन से मेल खाते थे। स्पष्टतः इसमें बहुत चालाकी का खेल खेला गया था। और यह बलि का बकरा कौन था और वे कहाँ पाए गए, यह एक रहस्य बना हुआ है। गु चांगहुआ ने आगे कहा, गंभीर बीमारी का अचानक प्रकोप, उसके शरीर में दानव के घाव हो गए, जेल में उसकी मृत्यु हो गई, बुनियादी लक्षण मेल खा गए। ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों ने मामले का निष्कर्ष निकाला और क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन की फाइलें सील कर दी। महुआ ने हल्के से सिर हिलाया। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने श्री जिन से सुना था। फिर क्या हुआ? महुआ ने पूछा। बस इतना ही, गु चांगहुआ ने उत्तर दिया। महुआ को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आत्मविश्वास से कहा, अंकल गु, आपने कोई बैकअप योजना बना रखी होगी, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं।
मो हुआ अंकल गू को समझ गया। हालांकि ताओवादी दरबार में, खासकर पाप साधकों की आपराधिक जांच पड़ताल में, वह दिव्य ज्ञान और संरचनाओं के मामले में बेकार था, फिर भी वह सचमुच एक धूर्त बुरा लोमड़ी था। वह क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को इतनी आसानी से कैसे बच निकलने दे सकता था? गू चांगहुआई को पता चल गया और उन्होंने हार मानते हुए कहा, आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम कभी भी क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन नहीं देख पाओगे। मो हुआ ने आत्मविश्वास से कहा। गू चांगहुआई चौंक गया, उसकी नजरें उलझ गईं, फिर उसने गहरी सांस ली। उसे हमेशा यह एहसास होता था कि मो हुआ एक मामूली धार्मिक ठग की तरह इतना कुछ अनुमान लगा सकता है और भविष्यवाणी कर सकता है कि उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए गू चांगहुआई ने इसे और नहीं छिपाया। ताओवादी न्यायालय के बाहर मैंने गुप्त रूप से किसी को निगरानी रखने की व्यवस्था की। अगले दिन दोपहर 1 बजे एक प्रवर्तन नेता ताओवादी न्यायालय से दाह संस्कार के लिए मारे गए पाप साधकों की लाशों को ले जा रहा था। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन उनमें से एक था। क्या इस प्रवर्तन नेता के साथ कोई समस्या है? नहीं, वह अनजान था, गू चांगहुई ने समझाया। और फिर क्या क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन का अंतिम संस्कार किया गया? गू चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया, उसे ट्रांजिट में बदल दिया गया था। एक शवयात्रा शव परिवहन गाड़ियों के पास से गुजरी। जब प्रवर्तन नेता नहीं देख रहे थे तो किसी ने इसका फायदा उठाया और 2 समान ताबूतों की अदला बदली कर दी। इसके बाद प्रवर्तन नेता ने शवों को शमशान घाट पहुंचाया, जबकि अंतिम संस्कार जुलूस क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन वाले ताबूत को ले गया और उसे दफना दिया। दफनाने के बाद मैंने गुप्त रूप से लोगों से ताबूत खुदवाया। अंदर वह खाली पाया गया, क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन गायब था। मो हुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ। ये नकली को प्रतिस्थापित करने की रणनीति वास्तव में चतुराईपूर्ण थी। उन्होंने चुपचाप इसे नोट कर लिया, शायद भविष्य में वे स्वयं इसका उपयोग कर सकें। ताबूत कहाँ दफनाया गया था? मो हुआ ने पूछा। मिस्टवाटर नदी के किनारे। मो हुआ चौंका, तो क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन मिस्टवाटर नदी पर लौट आया है। संभावना लगती है। क्या उसे ढूंढने का कोई तरीका है? मो हुआ ने पूछा। गू चांगहुआई ने आह भरी, ऐसे जल श्रृंखला साधक के लिए नदी में प्रवेश करना एक मछली को तैरने देने या एक पक्षी को जंगल में उड़ने देने के समान है। जहां जंगल गहरे हैं और पानी विशाल है, वहां कोई निशान नहीं बचता। और उसने अपना रूप बदल लिया होगा, कोई उसे पहचान नहीं सका। मिस्टवाटर नदी के जल श्रृंखला कल्टीवेटर न तो बहुत कम है, न ही बहुत अधिक। मैं एक एक करके जांच कर सकता हूं, लेकिन इससे अन्य लोग चिंतित हो जाएंगे, जिससे बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबी लाइन डालना असंभव हो जाएगा। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया। वह स्पष्ट था और गंभीरता से कह रहा था, अंकल गू, मैं उसे आपके लिए ढूंढ लूंगा। गू चांगहुआई की नजरें सिकुड़ गईं, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या आप प्रपोज करने के लिए किसी शर्त का इंतजार कर रही हैं? मो हुआ ने दिल टूटने का नाटक किया। अंकल गू, क्या मैं ऐसा इंसान हूं? बुराई को दंडित करना और अच्छाई को बढ़ावा देना एक धर्मी दाव साधक का कर्तव्य है, खासकर प्रतिष्ठित ताइक्सु द्वार के सदस्य के रूप में। तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, मो हुआ ने तुरंत कहा, फिर एक तैयार भाषण दिया। बस 3 छोटी छोटी शर्तें। अगर मानव तस्करों के बारे में कोई सुराग मिले तो मुझे बताएं, जब आपको जरूरत हो तो मेरी थोड़ी मदद करें। उद्धरण चिन्ह ... और अंत में, क्या मैं पहले पुरस्कार पूरे कर सकता हूं, इससे पहले कि आप उन्हें कार्य सामग्री के अनुसार जारी करें। इस तरह ताओवादी न्यायालय में प्रक्रिया तेज हो जाएगी, योग्यता अंक मिलने में देरी नहीं होगी। अग्नि बुद्ध के योग्यता अंक अभी तक नहीं आए हैं। ताओवादी न्यायालय का संगठन बोझिल है, प्रक्रिया निरर्थक है। मो हुआ ने गहराई से नाराजगी जताई। गू चांगहुई ने गहरी सांस ली। क्या ये 3 छोटी शर्तें हैं? कौन सी स्थिति छोटी है? यद्यपि वह युवा है, परंतु उसकी मांगें अधिक नहीं हैं। नहीं, गू चांगहुई ने इनकार कर दिया। रक्त धुंध गठबंधन नेता पवन चॉकलेट के लिए अतिरिक्त अद्यतन _2 मत करो। मैंने ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं कर सकते, मो हुआ ने कमजोर रूप से कहा। गू चांगहुई को सिरदर्द महसूस हुआ। तो ये बच्चा मुझसे बहुत ऊंची कीमत पर एक ताओवादी कोर्ट कैनन मांगने की कोशिश कर रहा है, और फिर उससे भी कम कीमत पर मोलभाव करना चाहता है। गू चांगहुआई, मैं केवल एक शर्त पर सहमत हो सकता हूं। 2 शर्तें? मो हुआ ने पूछा। सिर्फ एक? अगर वह ठीक नहीं है तो भूल जाओ। तारान कना, तो फिर एक शर्त है। मो हुआ ने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया।
गु चांगहुआई ने कहा, अपहरणकर्ताओं का मामला गोपनीय है, मैं आपको नहीं बता सकता, और इनाम का मामला ताओवादी न्यायालय की व्यवस्था से जुड़ा है, मैं उससे भी सहमत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको कोई खतरा हो या मदद की जरूरत हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मो हुआ की सुरक्षा करना भी उसके चचेरे भाई की इच्छा थी, एक तरह से ये यूएर की भलाई के लिए भी था। गु चांगहुई को अपने दिल में अपने लिए एक कारण मिल गया। गु चांगहुआई ने आगे कहा, अगली बार जब आप अवकाश लें तो गु परिवार के पास आएं। मैं आपको गु परिवार की ओर से एक गुप्त आदेश दूंगा। यह आदेश आसपास के द्वितीय श्रेणी के छोटे अमर शहर के ताओवादी न्यायालय के गु परिवार से साधकों को बुला सकता है। मो हुआ दंग रह गया। गु परिवार से एक गुप्त आदेश। द्वितीय श्रेणी के ताओवादी न्यायालय के भीतर गु परिवार के साधकों को आदेश देना। मो हुआ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या ये थोड़ा ज्यादा कीमती नहीं है? अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो इसे भूल जाइए, मुझे ये चाहिए, मो हुआ ने जल्दी से कहा। जब अवसर मिले तो उसका लाभ न उठाना मूर्खता है। वह दुष्ट देवता की पूंछ का पीछा करने ही वाला था कि उसे जनशक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि चेंग मो और अन्य लोग भी मदद करते थे, लेकिन वे केवल 4 या 5 ही थे और वे पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा उनकी खेती वास्तव में बहुत कम है, उन्हें उपयोगी बनाने से पहले अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। गु चांगहुआई ने फिर याद दिलाया, गु परिवार का ये गुप्त आदेश मेरे हाथों में आदेश देने के लिए है, लेकिन आपके हाथों में ये केवल जीवन बचाने के लिए है। इसका दुरुपयोग न करें या आदेश का उपयोग गु परिवार के शिष्यों पर हावी होने और उन्हें ब्लैकमेल करके अपने लिए अत्यधिक कार्य करने के लिए मजबूर करने के बारे में न सोचें, वे सहमत नहीं होंगे। अगर मुझे पता चला कि आप आदेश का दुरुपयोग कर रहे हैं तो मैं इसे वापस ले लूंगा। गु चांगहुआई ने सख्ती से कहा। समझ गया, चिंता मत करो, मो हुआ ने आश्वासन दिया, मैं निश्चित रूप से कुछ भी अति नहीं करूंगा। मो हुआ का वादा पाकर गु चांगहुआई ने अंततः राहत की सांस ली। मैं तुम्हें नदी पार करने वाले ड्रैगन के बारे में और सुराग बताऊंगा। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं ढूंढ सकते तो जबरदस्ती मत करना। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। उसके बाद गु चांगहुआई ने मो हुआ को उन स्थानों के बारे में बताया जहां क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को दफनाया गया था और फिर गायब हो गया था, जिसमें मिस्टवाटर नदी के आसपास दाववादी न्यायालय द्वारा जांचे गए सुराग भी शामिल थे। जब अवकाश आया तो मो हुआ इंतजार नहीं कर सका और गु परिवार के पास पहुंचा। मो हुआ की उत्सुक आंखों को देखते हुए गु चांगहुआई को कुछ पछतावा हुआ, लेकिन ये देखते हुए कि उसने पहले ही मो हुआ से वादा किया था और वह अपना वचन नहीं तोड़ सकता था, उसने अपने दांत पीस लिए और मो हुआ को गु अक्षर से उत्कीर्ण एक ज़ैड हरे रंग का गुप्त आदेश सौंप दिया। इसका उपयोग केवल सहायता या समर्थन प्राप्त करने के लिए करें, इसका दुरुपयोग न करें। गु चांगहुआई ने दोहराया। समझ गया, मो हुआ ने कसम खाए। गु चांगहुआई ने अंततः आराम किया और गुप्त कमान मो हुआ को सौंप दी। गु परिवार की गुप्त कमान को हाथ में लेते हुए मो हुआ ने इसकी चिकनी, ठंडी और भारी उपस्थिति को महसूस किया, जो इसके महत्वपूर्ण मूल्य का स्पष्ट संकेत था। अंकल गु बहुत अच्छे इंसान हैं, मो हुआ ने मन ही मन सोचा। फिर उसने गुप्त आदेश को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया, लेकिन यह महसूस करते हुए कि यह पर्याप्त सम्मानजनक नहीं था, उसने इसे अपने स्टोरेज रिंग में स्थानांतरित कर दिया। गु परिवार की गुप्त कमान हाथ में होने के कारण ये दूसरे दर्जे के छोटे राज्य की सीमाओं के पास संप्रदायों में घुलने मिलने के दौरान एक समर्थक होने जैसा था, जिससे उसकी गतिविधियां अधिक सुविधाजनक और आत्मविश्वास से पूर्ण हो गईं। मो हुआ को लगा कि वह इसके कारण अधिक सीधा खड़ा हो गया, लेकिन एक एहसान पाने के बाद उसे अपने कार्यों में और भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी। उसे अंकल गु की मदद करनी थी और एक तरह से मृत्यु का नाटक करने वाले क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को पकड़ने में स्वयं की मदद करनी थी। वह अंकल गु के विश्वास को निराश नहीं कर सका, विशेषकर यह मूल्यवान गु परिवार गुप्त आदेश नहीं। मो हुआ ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। गु चांगहुआई को विदाई देने, आंटी वान से मिलने और यूएर के साथ भोजन करने के बाद मो हुआ मिस्टवाटर नदी के बहाव की ओर चल पड़ा। यह मिशन एकल था, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग शामिल थी और अभी तक कोई योग्यता अंक उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वह चेंगमो और अन्य लोगों को नहीं लाया। मिस्टवाटर नदी पर पहुंचने पर मो हुआ को क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन की नकली मृत्यु दफनाने की जगह मिली। कब्र पर कोई स्तंभ नहीं था, केवल एक टीला था जिसके चारों ओर कब्र की सुरक्षा के लिए कुछ सती फेंगशुई संरचनाएं थीं। नदी के किनारे की मिट्टी नम थी। मो हुआ को खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी दिव्य इंद्रिय ने देखा और वह जान गया कि ताबूत खाली था।
लेकिन ताबूत में कुछ अवशिष्ट ऊर्जा से मोहुआ स्पष्ट रूप से पहचान सकता था कि यह क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन का था। जैसे जैसे स्वर्गीय रहस्य उजागर होता गया, उसकी निगाहें गहरी होती गईं। ताबूत से कर्म के निशान बहते हुए नदी में चले गए, जिसके बाद नदी की विशाल धारा ने उन्हें बिना किसी निशान के गायब कर दिया। मोहुआ को अंकल गू द्वारा बताए गए अन्य सुराग भी याद आ गए और उसने चुपके से मिस्टवाटर नदी के किनारे एक एक करके जांच की। नदी में वास्तव में क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के निशान और कुछ धुंधली सफेद कर्म रेखाएं मौजूद थीं, लेकिन वे बहुत कमजोर थीं। हालांकि यह कमजोर था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन अभी भी पास में सक्रिय था। नदी पार करने वाले ड्रैगन ने जल प्रणाली कौशल विकसित किए और पानी से जीवन प्राप्त किया। यह नदी उसका दूसरा जीवन थी, जलमार्ग उसकी जीवन रेखाएं थीं, वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। आखिरकार सबसे खतरनाक जगह अक्सर सबसे सुरक्षित होती है। मोहुआ ने अपने दिल को शांत किया, सबसे गहरी कारण रेखाओं वाला स्थान ढूंढा, अदृश्य रूप से बैठ गया और चुपचाप प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय उसने क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन से प्राप्त की गई साधना नियमावली निकाली और चुपचाप उसे पलटने लगा। सबसे पहले श्वेत तरंग कौशल। ये साधना तकनीक मोहुआ न तो सीख सका और न ही उसे सीखने की आवश्यकता थी, लेकिन उसने सावधानीपूर्वक मार्गों, शिरोबिंदुओं, एक्यूपॉइंट्स और दोषों का अध्ययन किया। शत्रु और स्वयं दोनों को जानने से यह सुनिश्चित होता है कि आप 100 लड़ाइयों में भी खतरे में नहीं पड़ेंगे। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन की तकनीकों को जानने से उसे संयम के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकेगा। दूसरा, व्हाइट वेव स्किल की मूवमेंट तकनीक। यह एक जल प्रणाली शरीर कौशल है, लेकिन यह मोहुआ के चकमा देने वाले जल पासिंग स्टेप से काफी अलग है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से अस्तित्व के लिए किया जाता है। श्वेत तरंग शरीर कौशल मनुष्य और जल के बीच एकता पर जोर देता है। पानी में इसका अभ्यास करने पर व्यक्ति मछली की तरह बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से गति करता है। मोहुआ को लगा कि यह भविष्य में उपयोगी हो सकता है, इसलिए उसने इसे सीखने का फैसला किया। सीमित समय के कारण इसमें पूरी तरह से महारत हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसमें सामान्य रूप से निपुण होना ही पर्याप्त था। पानी में राक्षसों से बचने की एक गुप्त तकनीक भी है, जिसे जल परिहार दानव निष्कासन तकनीक कहा जाता है। ये साधकों को जल में रहने वाले राक्षसी जीवों, जहरीले पौधों, भांवरों और अन्य अज्ञात खतरों से बचने में मदद करती है। एक तरह से यह मॉन्स्टर हंटर के अनुभव और तकनीक की तरह है, सिवाय इसके कि इस प्रकार का मॉन्स्टर हंटर पानी से है, पहाड़ों से नहीं। मोहुआ को सहज रूप से मॉन्स्टर हंटर की सामग्री बहुत दिलचस्प लगी, इसलिए उन्होंने ये भी सीखने का निर्णय लिया। साधना की दुनिया विशाल है और सीखना अंतहीन है। इस प्रकार मोहुआ ने इन विभिन्न साधना तकनीकों और ताओवादी कौशलों को ब्राउज करते हुए पानी में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी अपना ध्यान विभाजित किया। जितना अधिक उन्होंने देखा, उतना ही अधिक उन्होंने मिस्टवाटर नदी को समझा। ठीक वैसे ही जैसे जब उन्होंने पहली बार बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश किया था, तो वे अपरिचितता से परिचितता की ओर बढ़े, फिर पहाड़ों में प्रत्येक पौधे और पेड़ को अपने हाथ की तरह जानने लगे। अब मिस्टवाटर नदी धीरे धीरे मोहुआ की आंखों में स्पष्ट होती जा रही थी। नदी का प्रवाह, पानी में बहती घास, तैरती आध्यात्मिक मछलियां और गंदे कीचड़ में छिपे खतरनाक जल राक्षस किसी अवसर की प्रतीक्षा में। अचानक मोहुआ को मिस्टवाटर नदी के साथ एक सूक्ष्म संबंध महसूस हुआ। नदी के पानी का ये विस्तार धीरे धीरे मोहुआ की दिव्य अनुभूति का जवाब दे रहा था। मिस्टवाटर नदी की मूलतः खतरनाक लहरें धीरे धीरे मित्रवत और परिचित हो गईं, ठीक उनके घर के तालाब की तरह। यह अनुभूति बहुत रहस्यमय थी। उस क्षण मोहुआ की दिव्य भावना थोड़ी जागृत हुई। उस जानी पहचानी नदी में से अचानक दूर से एक बहुत ही जानी पहचानी उपस्थिति तैरती हुई आई। ड्रैगन नदी पार करना। मोहुआ इससे तुरंत भांप गया, बिना देखे भी। विशाल मिस्टवाटर नदी रोशनी से जगमगा रही है। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन मिस्टवाटर नदी में धारा के साथ साथ एक बड़ी मछली की तरह स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर रहा था। इससे मोहुआ को भ्रम हो गया, मानो उसने जो मछलियां छोड़ी थीं, वे आराम से उसके अपने तालाब में वापस तैर रही थीं। मोहुआ की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। मिस्टवाटर नदी में क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन धारा के साथ तैरता रहा। मोहुआ ने अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए नदी के किनारे क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन का पीछा किया। वह काफी देर तक चलता रहा। नदी पार करने वाला ड्रैगन नदी में ही रहा, नीचे की ओर बहता रहा, कभी किनारे पर नहीं आया। मोहुआ ने धैर्यपूर्वक उसका अनुसरण किया। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया, जब तक कि रात नहीं हो गई और नदी की सतह पर अंधेरा छा गया।
तब क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन अंततः मुड़ा और किनारे की ओर तैरने लगा। किनारे पर पहुंचकर क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन पहले नदी के किनारे पर आया, कुछ देर रुका और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, आत्मविश्वास से किनारे पर छलांग लगा दी। धुंधली चांदनी में महुआ ने उसका आकार स्पष्ट रूप से देखा। पिछले क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन का चेहरा बिना दाढ़ी वाला था और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, जो एक सफेद मछली जैसी दिखती थी। हालांकि अब वह एक आदमी की तरह दिख रहा था, जिसका चेहरा काला और खुरदुरा था, लंबी दाढ़ी थी, उसकी छाती भी नंगी थी लेकिन शरीर पर घने बाल थे और मांसल काली त्वचा थी, जो एक बड़ी काली मछली जैसी लग रही थी। एक नज़र में वह पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था, लेकिन महुआ ने मन ही मन कहा, बच्चे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं पहचान सकता क्योंकि तुमने अपनी बनियान बदल ली है। किसी व्यक्ति का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का सार वही रहता है। ऐसे सतही परिवर्तन महुआ की दिव्य भावना को धोखा नहीं दे सकते थे। लेकिन बड़ी मछली ने अंततः खुद को दिखा दिया है। महुआ को अपने दिल में हल्की खुशी महसूस हुई। नदी पार करने के बाद ड्रैगन किनारे पर पहुंचा, उसने सावधानी से चारों ओर देखा, फिर अपने स्टोरेज बैग से कुछ मरी हुई मछलियां निकाली और उन्हें मछली की टोकरी में रख दिया। फिर वह मछली की टोकरी अपनी पीठ पर उठाकर मरी हुई मछलियों को लेकर किनारे की ओर चल पड़ा। महुआ चुपचाप उसके पीछे चला गया। किनारे पर पहुंचने पर चांदनी थोड़ी तेज हो गई, जिससे रास्ते पर एक हल्की सी चमक फैल गई। खुरदुरे चेहरे वाला नदी पार करने वाला ड्रैगन अनजान भाव से आगे बढ़ रहा था। उसे पता ही नहीं था कि जिस क्षण से वह नदी के किनारे से निकला था, एक छोटा सा साधक जो जलभूत की तरह अदृश्य था, उसका पीछा कर रहा था। काफी देर चलने के बाद रास्ता चौड़ा हो गया और सामने एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव दिखाई दिया। मछली पकड़ने वाला गांव जीर्ण शीर्ण था, जहां हर जगह पुराने मछली पकड़ने के जाल और मछली की टोकरियां बिखरी पड़ी थीं। हवा में हल्की सी मछली की गंध भरी हुई थी। रात हो चुकी थी और शांत मछली पकड़ने वाले गांव में केवल कुछ धुंधली और टिमटिमाती पीली रोशनियां ही दिखाई दे रही थीं। महुआ चौंक गया और अपने वर्तमान स्थान के आधार पर उसे अचानक एहसास हुआ कि यह छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव वही स्थान था जहां मछली पालकों ने उसे पहले आने के लिए आमंत्रित किया था। ड्रैगन नदी पार करके हम सीधे छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में पहुंचे। कुछ सोचने के बाद महुआ भी उसके पीछे अंदर चला गया। ये छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव गरीब, शांत लेकिन शांतिपूर्ण था। नदी पार करते हुए ड्रैगन आगे बढ़ता रहा और महुआ उसके पीछे पीछे चलता रहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन एक संकीर्ण, एकांत केबिन में बदल गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। महुआ ने भौहें चढ़ाईं, अपनी दिव्य इंद्रिय से चारों ओर देखने का प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कहाँ गया? महुआ उलझन में दिखी और उसने कारण और प्रभाव का पता लगाने के लिए स्वर्गीय गुप्त गणना का उपयोग करने का विचार किया। जब वह चारों ओर देखता तो उसकी पुतलियां गहरी हो जाती और उसकी आंखों में स्वर्गीय रहस्यों के नमूने दिखाई देने लगते। अचानक एक ठंडी, भयावह ऊर्जा उभरी। मूलतः शांत मछली पकड़ने वाला गांव अपनी बिखरी हुई रोशनी के साथ अचानक धुंधले लाल रक्त के धुंध